हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारा आज का टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हमने एक थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट ट्राई करने की कोशिश करी है, एक न्यू अप्रोच के साथ, एक न्यू इनोवेटिव आइडिया के साथ, ताकि थोड़ा सा जो विजुअल अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो और थोड़ी सी जो विजुअल मेमोरी है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो, ताकि आपके पास कुछ पॉइंटर्स और कुछ ऐसी पिक्चर्स या कुछ ऐसी दिमाग में मेमोरीज बैठ जाए कि अगर आपको एग्जाम में फटाफट रिकॉल करने की जरूरत पड़े तो आप उसको कर पाओ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये हर न्यूज़पेपर में, चाहे द हिंदू है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी लोकल न्यूज़पेपर है, बहुत प्रोमिनेंट इशू भी चल रहा है। ठीक है। मैंने जो ट्राई करी है, आज का जो कंटेंट रहने वाला है वो क्रिस्प रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। बट जो इसकी प्रॉपर पीडीएफ है, जैसे हम पहले शेयर करते थे, वो यूजली सेम उसी तरह हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जो इसकी प्रॉपर पीडीएफ अगर आपको चाहिए। ठीक है। ये क्लास लेक्चर है, आपको इस पीपीटी से पढ़ाया जाएगा। सो बेसिकली जो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, ये अभी न्यूज में आया है। अभी हो क्या रहा है, हर साल की तरह जब विंटर शुरू हुआ है, जितनी भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, खास करके दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक और जो एयर क्वालिटी वो पुअर हो गई है, जिसके चलते जो हमारे भारत की जो राजधानी है बहुत सारे पब्लिक हेल्थ रिस्क के साथ अभी गुजर रही है, जिसके चलते पूरे नेशन वाइड लेवल पे बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ठीक है। सिर्फ दिल्ली ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे ये दिक्कत है। ये पोल्यूशन, जो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये एक प्रोमिनेंट टॉपिक है। चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, ये एक क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है। ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो रेकरिंग क्राइसिस है कि पिछले 5-6 साल से ये लगातार आए जा रहा है, आए जा रहा है, कभी स्मोक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी AQI 700 पहुंच जाता है, जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना। तो उसके चलते जो सिटीजन है, जो आम नागरिक है, वो अभी जो हमारे एनवायरमेंटल राइट्स हैं, उसकी अवेयरनेस के प्रति, उसकी एनफोर्समेंट की यहाँ पे डिमांड करी जा रही है। कौन से राइट की? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है क्या, हमको इसका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये होता क्या एक्चुअली में। सबसे पहले ये फंडामेंटल राइट है जो कि इंसान को उसकी ह्यूमन हेल्थ और उसको डिग्निटी के साथ रहने का एक वजूद, अच्छा वजूद, एक सस्टेनेबल तरीके से रहने के लिए प्रमोट करता है। ठीक है। इंसान एक ह्यूमन हेल्थ मेंटेन कर पाए, जहां पे ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे पोल्यूशन नहीं है, वो इन्वायरमेंट शुड बी पोल्यूशन फ्री। ठीक है। ये हमारा जो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, ये पूरा कंसेप्ट जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसको हमारे ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट के साथ लिंक करता है। ठीक है। छोटी छोटी इमेजेस भी प्रोवाइड करी है। क्या बता रही है? ये जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, इसमें शांति तभी आएगी जब हमारा जो क्लाइमेट चेंज, जो हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट का जो कंसेप्ट है, सब लोग एक साथ मिलकर उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन हेल्थ और डिग्निटी को मेंटेन करता है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को मेक श्योर करने के लिए। ठीक है। अगर हम इसकी ग्लोबल लेवल रिकॉग्निशन की बात करें कि इंटरनेशनल एरेना में इसकी क्या पोजीशन है इस राइट की, तो यूएन की जो जनरल असेंबली है, जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने ऑफिशियली पहली बार राइट टू क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को ह्यूमन राइट घोषित करा था। कब करा था? 2022 में। बहुत पुराना नहीं है, बहुत रिसेंट ही है। ठीक है। और रेजोल्यूशन 76/300 पास करा था, जिसके चलते जो हमारा राइट टू क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, वो हमारा ह्यूमन राइट बन गया। आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। हालांकि ये नॉन बाइंडिंग है, बट अगर कोई भी रेजोल्यूशन यूएन की जनरल असेंबली ने पास करा है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग। अगर यूएन की जनरल असेंबली ने इनिशिएटिव लिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज को लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसको एक ह्यूमन राइट डिक्लेयर करा है एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन में, हालांकि नॉन बाइंडिंग है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल और पॉलिटिकल बेंचमार्क सेटअप करेगा हमारे आने वाले इंटरनेशनल लॉ के लिए, और बेसिकली जो हमारी लोकल लेजिस्लेशन है उसको शेप करने के लिए। ठीक है। जो हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, ये 6 बेसिक पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। वो 6 बेसिक पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारा क्लीन एयर, हमारी जो हवा है वो साफ होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा राइट है कि हम ऐसी हवा इनहेल कर पाए, ऐसी हवा ब्रीथ कर पाए, जिस हवा में कोई भी जहरीला पदार्थ या कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट ना हो जो कि इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाए। ठीक है। दूसरा, सेफ क्लाइमेट। हमारा जो क्लाइमेट होना चाहिए वो एक सेफ होना चाहिए, एक सेफ्टी लेवल के साथ उसको मेंटेन करा जाना चाहिए। इसमें क्या आएगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमंस की वजह से स्टार्ट हुई है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन कॉजेज, कोई भी ऐसा ह्यूमन कॉज जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है, उससे हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो हमारे कौन से पिलर में आएगा? सेफ क्लाइमेट में। ठीक है। तीसरा पिलर कौन सा है हमारा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अगर हम साफ हवा डिमांड कर रहे हैं, अगर हम क्लाइमेट साफ डिमांड कर रहे हैं, तो हमारा जो पानी है जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जो हम पी रहे हैं, वो भी तो साफ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेफ सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होना चाहिए, खास करके ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि ओवरऑल जो अगर हम हमारे प्लेनेट की बात करें, तो ड्रिंकिंग वाटर इज लेस देन 1%। ठीक है, हम समंदर का पानी नहीं पी सकते हैं, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से सेफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में क्लीन वाटर और सैनिटेशन की जरूरत है। उसके साथ साथ जो एडिक्वेट हाइजीनिक फैसिलिटीज के जो साफ सफाई वाली चीजें हैं, वो भी यहाँ पे मेक श्योर करनी जरूरी है। उसके बाद फोर्थ पिलर क्या बोलता है? हेल्थी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने साफ हवा की बात कर ली, हमको क्लाइमेट भी साफ चाहिए, हमको पानी भी साफ चाहिए। तो जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बाकी पशु पक्षी रह रहे हैं, जो बाकी फ्लोरा एंड फौना रह रही है, उनका क्या? उनकी भी तो हेल्दी नेचर की बात करनी पड़ेगी। तो जो हमारी कुदरत है उसको आगे बढ़ने के लिए, जो हमारे हैबिटेट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को बैलेंस करता है, वो यहाँ पे मेक श्योर करना जरूरी हो जाता है। ये था हमारा फोर्थ पिलर। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पिलर की बात करें, नॉन टॉक्सिक एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साफ हवा, साफ क्लाइमेट, शुद्ध पानी, बायोडाइवर्सिटी में सबको इज्जत मिले। उसके बाद कोई भी जहरीला पदार्थ हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ना हो। कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा पोल्यूटेंट या कोई ऐसा वेस्ट जो कि जहरीला हो सकता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ या प्लांट हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फूड एक इकलौती ऐसी चीज है जो आप इनहेल कर रहे हो, आपकी बॉडी में ऑब्सॉर्प्शन में, डाइजेस्ट होने में, खून की मात्रा बढ़ाने में या इम्यूनिटी बिल्ड करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक के जो ट्रेस है वो मिले हैं। और अभी रिसेंट एग्जांपल अगर हम बोले, पंजाब और दिल्ली के जो वाटर के सैंपल लिए गए हैं, जो फूड के सैंपल लिए गए हैं, उनमें यूरेनियम का ट्रेस मिला 10 से 15%। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव मेटल है। ये 10 से 15% हमारे वाटर में मिलना, ये बहुत खतरनाक चीज है अभी। ठीक है, ये जहरीला पदार्थ है। तो अगर हमारा फूड हेल्दी होगा, जो हमारा फूड सस्टेनेबल होगा, तो न्यूट्रिशियस और सेफ तरीके से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, तो जो इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट है, जो प्लांट्स है, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जो न्यूट्रल, जो हमारे नाइट्रोजन है, एनपीके है, जो हमारे फर्टिलाइजर है, जो हमारा यूरिया है, वो प्रॉपरली मैनेज करके हम एक प्रॉपर, जो वेल बैलेंस्ड, इकोलॉजिकल बैलेंस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये राइट के 6 पिलर्स हैं, ये आपको याद करने हैं। कीवर्ड समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्लीन एयर, सेफ क्लाइमेट, क्लीन वाटर, हेल्दी इकोसिस्टम, नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट और हेल्दी और सस्टेनेबल फूड। ये सारे सेम की पॉइंटर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है वहां से उठाए गए हैं, सेम वही है। आप कोई भी कंटेंट पढ़ लो, ये आपके पास बेसिक पॉइंटर्स फॉर्डर मटेरियल के लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे भारत के संविधान में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके कौन से प्रावधान में क्या क्या बात करी गई है। हमने अभी तक तो बात कर ली कि कौन से पिलर्स हैं और ग्लोबल लेवल पे क्या रिकॉग्निशन मिली है, बट हमारे भारत में इसके लिए क्या करा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन चीज क्या आएगी? आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी श्योर करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 को बेडरॉक बोला जाता है हमारी पूरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसकी प्रॉपर वर्डिंग क्या है? वो क्या बोलता है? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे देश में जो रह रहा है, उसको उसकी जो लाइफ है उसका अधिकार वापस नहीं खराब कर सकते, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी आप उसको हार्म नहीं कर सकते। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसीजर जो कि कानून के द्वारा स्टेब्लिश करा गया है, उसके चलते अगर किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो वो मान्य मानी जाएगी। बट उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को या किसी सिटीजन की लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म कर रही है, तो वो ऐसा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में दिया है। उसके बाद एक टर्म आती है ग्रीनिंग ऑफ अ राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आपको अब आपके आंसर में अच्छे और एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करके जाएंगे जरूर, डेफिनेटली। ठीक है, ग्रीनिंग ऑफ राइट, अगर आप राइट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में यहाँ पे लिख के आ रहे हो, तो एग्जामिनर को क्लियरली देखेगा दैट यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंसेप्ट कि आप किस बारे में क्या बात कर रहे हो। हमारे देश में जो न्यायपालिका, जो जुडिशरी है, उन्होंने हमारा जो आर्टिकल 21 है उसको टाइम टाइम पे बहुत एक्सपेंसिवली, बहुत अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करा है, इसको समझने की कोशिश करी है। और ये आर्ग्यू करा गया है कि जो हमारा राइट टू लाइफ है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर हम हमारे नागरिक को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। और यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? राइट टू लाइफ मीनिंगलेस है अगर हम किसी नागरिक को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को इंडिया में बेसिकली बोलते हैं
कि जो हमारा राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट है, इसकी इंटरप्रिटेशन के चलते जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट्स है, जो हमारे भारत के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 दिया है, इसको इंटरप्रेट कर दिया हमने कि इसी राइट को ग्रीनिंग कर दो। ग्रीनिंग मतलब इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का अगर हम कंसेप्ट जोड़ दें तो ये राइट प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट है, इंडिया में इसी तरीके से इंप्लीमेंट करा जा रहा है अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे इस राइट को कल्टीवेट करा है, ग्रो करा है, इंटरप्रेट करा है। सदियों से चलता आ रहा है ये, पहले 60 70 80, फिर हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंडिया ने क्लाइमेट डील साइन करी, इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स है वो साइन करे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स के थ्रू, लैंडमार्क रूलिंग्स के थ्रू इस राइट को इंटरप्रेट करा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या रिमार्क दिया है, जो हमारा राइट टू लाइफ है, जो हमारा जीने का अधिकार है, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसमें राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर मीनिंगफुल लाइफ। मतलब कि जो हमारा जीने का अधिकार है, उसमें पोल्यूशन फ्री वाटर में हमारा जो एंजॉयमेंट का राइट है वो आता है, और हमें ऐसी हवा लेने का राइट है जो कि बेसिकली जिसमें कोई भी पोल्यूशन ना हो, तभी जो इंसान की लाइफ है वो मीनिंगफुल हो पाएगी। राइट टू लाइफ मीनिंगलेस है अगर हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। आप सेम टू सेम इसको वर्ड्स में, कोटेशन में डाल के यूज करके आओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। अगर हम कुछ और की जजमेंट्स की बात करें जहां पर राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट या राइट टू लाइफ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ऐड करा गया है। सबसे पहले 1991 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी फेमस केस, वेरी प्रोमिनेंट केस। एमसी मेहता केस आपको आपकी टिप्स पे याद होना चाहिए अगर कोई भी इन्वायरमेंटल कंसेप्ट की बात करी जाती है, ठीक है। इसी केस में जो हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट था, उसको पहली बार आर्टिकल 21 में इसके अंदर डाला गया था, इसको स्टेब्लिश करा गया था कि जो हमारा आर्टिकल 21 है और जो हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है आपस में इंटरलिंक्ड है, और जो हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है ये इंटरलिंकिंग पार्ट है आर्टिकल 21 का, आप इसको इससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे रिसेंट ग्रेट इंडियन इंडियन बस्टर्ड केस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बेसिकली फ्लाइंग बर्ड होता है जो राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इस केस में क्या बोला गया था, साफ साफ बोला गया था कि जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रोटेक्शन है वो हमारे राइट टू लाइफ के साथ लिंक्ड है। अगर आपको राइट टू लाइफ एंजॉय करना है आने वाले 50 साल में, आने वाले 50 साल में अगर हमारे पास हमारा जो क्लाइमेट ही सही नहीं रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा, तो राइट टू लाइफ का कोई वजूद नहीं रह जाता है, ठीक है। उसके बाद एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। आपको सारी जजमेंट्स नहीं मेंशन करके आनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में पता होना चाहिए, और इन तीनों में से कोई भी अपनी मर्जी का, अपनी मनपसंद का एक ऐसा केस याद कर लो जो आपको इजी टू रिमेंबर है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट रिमेंबर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। या आप हर इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन में, इन्वायरमेंट के या क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन में इसको यूज करके आ सकते हो, ठीक है। एम के रंजीत सिंह केस में जो 2024 का केस, उसमें क्या बोला कि जो हमारा राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसान के ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं उसका जो अधिकार है वो हमारा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है, और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 14 भी आ गया जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। इसको इसके साथ कैसे जोड़ा गया है, ये राइट टू इक्वालिटी, सबके पास बराबर का अधिकार है। अगर बराबर का अधिकार है तो सारी जो रिसोर्सेज है वो भी तो बराबर में बटेंगे। हवा है वो कॉमन है, पानी है वो कॉमन है, अगर इसमें पोल्यूशन है तो सबका नुकसान होएगा। इस वजह से जो हमारा क्लाइमेट चेंज के चलते जो कोई भी ऐसा गलत इफेक्ट है वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 दोनों का पार्ट कंसिडर होगा, ठीक है। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग्स हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, जो हमारे संविधान में दिया गया है, कुछ जो हमारे स्टेट के डायरेक्टिव है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में क्या दिया गया है, जो आर्टिकल 48 ए है जो कि हमारे डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या बोला गया है, द स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड improve द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको बचाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा अगल बगल का इन्वायरमेंट है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जो हमारे जंगल है उसको सेफ गार्ड करना पड़ेगा, और जो हमारे देश की वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डाल देता है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको एज अ प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट करना पड़ेगा, कि ये जो एजेंसी है ये हमारे जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस डायरेक्टिव के अंडर, स्टेट डायरेक्टिव के अंडर इसको प्रोटेक्ट करेंगी। अगर हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, ये तो होगी स्टेट की बात कि सरकार को क्या करना चाहिए, बट हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है। हम अगर इन्वायरमेंट गंदा करेंगे तो उसके बाद सरकार भी क्या करेगी। तो जो सिटीजन की ड्यूटी है वो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए क्लॉज सब क्लॉज जी में दी गई है। क्या बोलती है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और अगल बगल के जितने हमारे बाकी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति हम करुणा, एक कंपैशन भाव के साथ रहेंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ
इन्वायरमेंटल के ऊपर ध्यान देना कि सबका बराबर का है, ग्लोबल कॉमन है वो, और सब किसी की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी हमारे भारत देश के नागरिक है वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल जस्टिस, इसके चार ऐसे कौन से की प्रिंसिपल्स हैं जो इसके साथ लिंक्ड है। ये बेसिकली कुछ ऐसे कंसेप्ट है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो आपको अपने आंसर में यूज करके आने हैं। सबसे पहले प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का जो मीनिंग है वो उसके वर्ड से क्लियर है। वो क्या बोलता है, एक ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन लेके आना कि, मान लो प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, अगर आपको कल को पता चल जाए कि कल सुबह 10 बजे किसी रेलवे स्टेशन पे कोई हादसा होने वाला है और आपके पास एक दिन है, तो आप वहां पे बैठे रहोगे या वेट करोगे कि हाँ कि इसको हादसा हो जाए तब हम किसी को बताएंगे। ऑब्वियसली आप उसको रोकने के लिए आपके पास 24 घंटे, आप कुछ तो हाथ पैर मारोगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। क्लाइमेट चेंज में भी सेम फंडामेंटल कंसेप्ट है। जब हमको दिख रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, जो इन्वायरमेंटल हार्म है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्यों ना एक्शन लिया जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के ऊपर है कि टू शो इट्स नॉट हार्मफुल। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई XYZ कंपनी है, कल को वेस्टर्न घाट्स में जाके कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, ठीक है, और वो दिख रहा है वो प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारी इकोसिस्टम है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसको हार्म पहुंचा सकती है। अब लेट से, तो किसकी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका हुआ शो करने का, कि अगर हम कल को यहाँ पे मान लो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो XYZ कंपनी की जिम्मेदारी है ये शो करना कि जो हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल के ऊपर हार्म नहीं पहुंचाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। उसके बाद अगर हम बात करें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ साफ शब्दों में, साफ हिंदी भाषा में, कि जो पोल्यूशन करेगा वही उसकी रकम भरेगा। जो बेसिकली गंद मचाएगा, जो पोल्यूशन मचाएगा, पोल्यूशन करेगा, वही उसका जुर्माना भी भरेगा। अगर किसी ने पोल्यूशन करा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी, और जिस जिस इंसान को नुकसान हुआ, जो उसका विक्टिम है, जो इस हादसे का नुकसान हुआ है, जो इस हादसे में आया है, उसकी सारी जो पूरी कॉस्ट है वो पोल्यूटर को पे करनी पड़ेगी। वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। मतलब कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये ट्रस्टी की तरह एक्ट करती है। मान लो ये हम सिटीजन है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें हमारा जंगल, रिवर, सारी चीजें आती हैं, और ये हमारी स्टेट है। हमने हमारे जो इसके प्रोटेक्शन के राइट्स है वो स्टेट को हैंड ओवर कर दिया, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारे ग्लोबल कॉमन है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो स्टेट है वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करती है कि लोगों ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको वो मेंटेन करेंगे। ठीक है। और किसी की प्राइवेट एक्सप्लोटेशन के चलते, किसी की प्राइवेट प्रॉफिट के चलते, या किसी भी कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट के चलते आप उस चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल, वेरी फंडामेंटल, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मान लो कल को आपने एक प्रोजेक्ट लगा दिया, वो प्रोजेक्ट पहले आपने शो कर दिया कि कोई नुकसान नहीं होगा, बट कल को कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, या कल को गैस लीक होगी, या कुछ भी ऐसी चीज होगी जिसमें लोगों की जान चलेगी, उसका उसका क्या करेंगे। तो जो एब्सोल्यूट और जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे आते हैं। वो क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी एंटिटी जो इस चीज में एंगेज है, जो हजार्डियस एक्टिविटी, जो कि डेंजरस कामों में इन्वॉल्व है, अगर उसके चलते कोई भी हार्म होगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी सिविल लाइबिलिटी है, जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, वो उस कंपनी को बियर करनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो या कुछ भी हो। ये बेसिकली इनके ऊपर बर्डन आ जाता है कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा, और जो पूरी कॉस्ट है इनको बियर करनी पड़ेगी। ठीक है। ये हमारे पास कुछ 4 की प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे एनवायरमेंटल जस्टिस का बेडरॉक फॉर्म करते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, और हमारा एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर हम बात करें कि हमारा जो, हमने इस राइट की तो बात कर ली कि जो हमारा राइट है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बट इसके लिए ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं। वो रुकावट कौन सी हैं, सबसे पहले डेवलपमेंट प्रेशर एंड वीक गवर्नेंस अंडरमाइन प्रोग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बताया एक तरफ इन्वायरमेंट है, दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी है, इनको बैलेंस करना बहुत क्रिटिकल एक स्टेप होता है। ठीक है। एक तरफ ये है कि हम अगर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तो तरक्की होगी, और अगर गवर्नेंस, जो हमारे रूल्स अगर वो वीक हो जाएंगे तो एनवायरमेंटल लॉस काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते जो प्रोग्रेस है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट की जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर्स। जो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हाईवे हुए, डैम बनाना, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको बनाने के चक्कर में जो पेड़ है वो काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होती है, और जो वहां की जो जीव जंतु है, चाहे वो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा फ्लोरा एंड फौना है, वो सारा डिस्प्लेस हो जाता है, उनको अपना सारी चीजें छोड़नी पड़ जाती हैं। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी, चाहे कोई भी स्टेट हो या ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे कोई भी कंट्री है, उनका सबसे बड़ा डायलेमा, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही यही है कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करना चाहते हैं तो हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी है, वो कितनी जल्दी इंडिया में आके, या इंडिया की कंपनी ही इंडिया में रह के कितनी जल्दी बिजनेस स्टेब्लिश कर सकती है, कितनी जल्दी उस बिजनेस को बंद कर सकती है अगर कल को ऐसे हालात आते हैं। अगर इस चीज को बूस्ट करना है तो जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो रूल्स हैं, जहां पे ये शो करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कल को इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इस चीज को बढ़ाने के लिए जो रूल्स हैं उसको थोड़ा सा लीनियंट करना पड़ता है, जिसके चलते जो रिस्क असेसमेंट है ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और जब कोई हादसा होता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रायोरिटी देने के चक्कर में हमारे जो नॉर्म्स है, जो हमारे रूल्स है, वो सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं। उसके बाद वीक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो हमारा स्टेट लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनमें प्रॉब्लम क्या है? वहां पे उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, उनके पास प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है हर चीज को मैनेज करने के लिए, जिसके चलते जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जो मॉनिटरिंग है, अगर आप दिल्ली की आज हालात देखो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल स्लगज है, वो रिवर्स में फेंका जा रहा है। अगर पीसीबी, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, अगर उनके पास स्टाफ अच्छा होता, अगर उनके पास फंडिंग अच्छी होती और उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज अच्छा होता, तो वो हमारा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको और अच्छे से मैनेज कर पाते। उसके बाद फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही चीज को रोकने के लिए हमने 10-10 अलग डिपार्टमेंट बना लिए हैं। हमने 10 अलग डिपार्टमेंट तो बना लिए, अब उन आपस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सिंक्रनाइजेशन, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है कि कौन सी किसकी ड्यूटी है, कौन सी किसकी ऑब्लिगेशन है। और कल को अगर कुछ नुकसान होता है, कुछ ऐसा कोई नुकसान होता है, तो उसके बाद किसकी, कौन सी डिपार्टमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, तो एक ही चीजों के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट बना दिए हैं, जो उनकी मैंडेट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवरलैपिंग है। खास करके जो एयर पोल्यूशन को अगर कोऑर्डिनेट करना है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, बट काम कोई भी नहीं कर पा रहा। ये डेवलपमेंट प्रेशर और गवर्नेंस के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ये सारी चीजें दर्शाई जा रही हैं। ठीक है, जो कि हमारे राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अगर हम जमीन पे उतरे, ऑन द ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करें, तो उनको देख के लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के इशू नहीं है, ये लोकल लेवल पे भी बहुत इशू है। जैसे इंटरस्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी ना किसी स्टेट का किसी ना किसी दूसरी स्टेट के साथ किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा कोई ना कोई पानी को लेके वाद विवाद रहा है। पंजाब का हरियाणा के साथ, कर्नाटका का तमिलनाडु के साथ, महाराष्ट्र का कर्नाटका के साथ, ठीक है, आंध्र प्रदेश का उड़ीसा के साथ डिस्प्यूट रहा है कि जो रिवर रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाएगा। और वाटर एक कॉमन चीज है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो वाटर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, जिसके चलते हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। और एक स्टेट बोलते हैं ये हमारा वाटर कोर्स है, दूसरी स्टेट बोलते हैं हमारा वाटर कोर्स है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होने चाहिए थे, वो तो हो ही नहीं पा रहे, उल्टा और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ओवरवेलमिंग सॉलिड वेस्ट, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो सॉलिड वेस्ट जो अर्बन सिटीज में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मैनेज करने का कोई भी तरीका नहीं है। जो सिटीज हैं वो लेगेसी लैंडफिल्स, मतलब ऐसा हो रहा है सिटीज के पास ना जगह नहीं है अपने वेस्ट को गाड़ने के लिए, उसको बरी करने के लिए। उन्होंने लैंडफिल्स बना दिए, मतलब गड्ढे खोद दिए, उसमें सारा कूड़ा फेंक दिया। वो लैंडफिल इतने भर चुके हैं कि वो कूड़ा जो जमीन में था वो तो नीचे अब उसकी फाउंडेशन बन गया, फंडामेंटल बन गया, ऊपर उल्टा और पहाड़ बन गए हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, दिल्ली के 4 बॉर्डर्स पे 4 कूड़े के पहाड़ हैं। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द सिटी। ये जो सिटी है वो सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही है, और उसमें खास करके जो प्लास्टिक और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो ह्यूमन हेल्थ को और नुकसान पहुंचा रहा है, वहां की लोकल इकोसिस्टम को और हार्म पहुंचा रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वल्नरेबल कम्युनिटीज, कुछ ऐसे समाज के तत्व हैं जिनके ऊपर ज्यादा नुकसान होता है। हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई बड़े हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अच्छे शहरों में जाके नहीं रह सकता। ठीक है, अच्छे शहरों का मतलब ये हुआ कि जहां पे पोल्यूशन कम हो। द पॉइंट बीइंग, जो सबसे बड़ी आयरनी है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, चेन्नई, इनको बहुत एडवांस सिटीज माना जाता है, बट द प्रॉब्लम इज, अगर यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पे बहुत सेक्रीफाइस हो रही है। खास करके ट्राइबल, जो कबीले वाले लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो इन्वायरमेंटल कस्टोडियंस बोले जाते हैं, कि जो नेचुरली हम इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन करते हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि हमारे जो पेड़ हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको देव मानती है। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जो उल्टा इन्वायरमेंट को बचा रही थी, हमने उनको ही उनके घरों से डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। उनके जो राइट्स उनको डिफेंड करने के बजाय उनकी लीगल कैपेसिटी को हमने सेक्रीफाइस कर दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सारा चीज भूल जाओ बट एक ई वर्ड आपको नहीं भूलना किसी हाल में, क्या है? ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। मैंने आपको बोला ना, जो वाटर है, जो वो एयर है, जो आउटर स्पेस है,
ऐसी चीजें ये ग्लोबल कॉमन्स में आती है, इसके ऊपर किसी का प्रॉपर अधिकार नहीं है, सबके पास बराबर का अधिकार है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल चीज ये है, अगर कोई चीज किसी की भी नहीं है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मान लो कोई कोई हमारे पास हमारे लोकल सिटी में कोई पॉन्ड है, वो हम कॉमन में काउंट करते हैं कि ये सबका है। अब जब पता है सबको है तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ कोई ना कोई उसका ध्यान रख ही लेगा, कोई ना कोई उसकी सफाई कर ही लेगा। इस चक्कर में वो पॉन्ड तालाब कभी भी साफ नहीं होगा। ये सेम सिचुएशन यहाँ पे कि जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, वो चीजें जो कॉमन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले नहीं रहा। ठीक है, उल्टा जो हमारे एग्जिस्टिंग पब्लिक स्पेसिस है, जो हमारे वेटलैंड्स है, उनके ऊपर वो कब्जा करके उनको और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, ये हमने कुछ बात करी कि कौन से बैरियर्स हैं। अगर हम बात करें कि इस पूरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे आंसर में आपको क्या वे फॉरवर्ड लिख के आना है, क्या ऐसे बोल्ड इंस्टीट्यूशनल या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है जिसके चलते इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सकता है। सबसे पहले ओवरऑल अगर हम बात करें कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं, उसको कैसे सही करा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनलाइज पीसीबी, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, जिसमें हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है। इनको जो अंडर स्टाफ्ड है वहां पे प्रॉपर लोगों की रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है, इनको और फंडिंग देने की जरूरत है, और इनको और टेक्निकल एक्सपर्टाइज सिखाने की जरूरत है। और कुछ ऐसे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अपॉइंट करने की जरूरत है जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अच्छे लेवल पे लेके जाए, और इंडिपेंडेंट फंडिंग के साथ वो किसी भी स्टेट को बिना बायसनेस दिखाए सही चीज कर पाए। उसके बाद क्रिएट अ नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश करने की जरूरत है। जैसे हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो सारी इलेक्शन की चीजें देखती है, वैसे ही हमको एक स्टैट्यूटरी जो बॉडी है वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जिसका नाम क्या होना चाहिए, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी, जो कि सारे जो भी क्लियरेंसेज है, जो कंप्लाइंस है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो फॉरेस्ट, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, उसको ओवरसी करे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एम्पावर लोकल बॉडीज, जो हमारी ग्राम सभा है, जो हमारी ग्राम पंचायत है, इनको एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम सभा, क्योंकि अगर हम लोकल लेवल पे काम करना शुरू करेंगे तभी हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। अगर किसी देश में उसके जो विलेजेस हैं वो डेवलप नहीं है तो कभी भी उसकी जो सिटीज है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगी। गांधी जी ने भी बोला था कि जो हमारा भारत है, जो हमारा देश है, उसकी जो जान शहरों में नहीं गाँव में बसती है। तो जो हमारी लोकल बॉडीज है उसको एम्पावर करना जरूरी है ताकि वो लोकल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाए। कैसे? फाइनेंशियल और टेक्निकल कैपेसिटी को उनकी इंक्रीज करके। उसके बाद मैंडेट रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? मान लो आज दोपहर के 12 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी ऑफ जो इंडेक्स है वो पहले 300 था, अब अगले आधे घंटे में वो 400 हो गया है। तो वो पता लगाने के लिए हमको उसका टाइम का ट्रैक भी तो रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि हम 2 दिन बाद जाके देखेंगे कि हाँ अब क्या दिक्कत हो रही है। तो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो यहाँ पे मेक श्योर करना जरूरी है। तो जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड, बेसिकली जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एआई, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल आता है। जो ऐसा डाटा है वो पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि कौन सी ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है जो उनके आसपास, घरों के आसपास है। उसके बाद यूटिलाइज सैटेलाइट सर्विलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसरो यूजली हर थोड़े थोड़े टाइम बाद जो हमारी कुछ ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं जो कि क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स, हमारी जो टोपोग्राफी है, जो हमारी सोइल कंडीशन है, उसको मॉनिटर करती है। ऐसी सैटेलाइट सर्विलेंस यूज करके हमारा जो जियो स्पेशल डाटा है, जो कि हमको बताता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, हम कोई भी ऐसी कोई इलीगल माइनिंग जो गैर कानूनी है, जहां पे खदानें बनाई जा रही हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे डिफोरेस्टेशन हो रही है, और ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे वेटलैंड के ऊपर कब्जा करा जा रहा है, जिसके चलते अर्ली इंटरवेंशन के साथ उस चीज को रोका जा सके। ठीक है, ये कुछ वे फॉरवर्ड्स के पॉइंट है, आपको इसको प्लीज भूलना नहीं है। कुछ कीवर्ड्स हैं। आज का जो टीचिंग का जो वीडियो का पैटर्न चेंज करने का मतलब पर्पस यही था, क्योंकि पीडीएफ में बेसिकली होता क्या है, वो आपके पास आंसर्स रेडी हैं, वो आपके पास पॉइंटर्स रेडी हैं, एंड जब आप ग्रुप में पीडीएफ देखोगे तो हर वर्ड सेम है, हर पॉइंट सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है ताकि आपको थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग लगे वो, और लंबे टाइम के लिए रिटेन रहे। ठीक है, अगर हम बात करें कंक्लूजन क्या है इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष क्या है, कि जो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है वो सिर्फ एक ऑब्लिगेशन नहीं है, वो ड्यूटी नहीं है, बट बेसिकली एक चॉइस नहीं है हमारे पास कि हमने हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं कि चल ठीक है करके देख लेते हैं, बचा के देख लेते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी मजबूरी है, हमारी ड्यूटी है। सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सिटीजन की नहीं, ग्लोबल लेवल पे जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी है, स्टेट की है, और सिटीजन की तो है ही है। ठीक है, जो हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है वो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को और बढ़ाता है। ठीक है, जो पहले सिर्फ पॉलिसी चॉइस थी कि हम इस पॉलिसी को लागू करेंगे नहीं करेंगे, अब वो नहीं कर सकते। आपको बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रूल्स इन्फोर्स करने पड़ेंगे जो कि पेनल्टीज लेके आए, जो कि फाइन्स लेके आए, और जो कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ चलाए जा सके।
तो जो इसका जो गवर्नेंस का तरीका है वो सिंपल रिसोर्स मैनेजमेंट से हटा के हमको सेफ गार्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि पहले होता था आज से 15 20 25 साल पहले की रिसोर्स मैनेजमेंट का सवाल था, इस वजह से हम एनवायरमेंट को बचा लेते हैं। बट अभी आज ऐसा नहीं है। ह्यूमन की जो डिग्निटी है, जो पब्लिक हेल्थ है, जो इंसान का सर्वाइवल है, वो आज के टाइम में खतरे में है। ठीक है, आप इस चीज को जितना मर्जी इग्नोर कर लो, बट यू हैव टू एक्ट ऑन दिस। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। और खास करके जब दिख रहा है कि ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के जो क्राइसिस है वो चल रहे हैं, तो इंडिया बहुत टाइम तक इससे बच नहीं पाएगा अगर हमारी लोकल जो हमारी लॉज है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एनफोर्समेंट है, वो अभी से ही स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, तो आने वाले टाइम में जो ग्लोबल क्राइसिस है क्लाइमेट की, वो इंडिया टैकल नहीं कर पाएगा। बट गिवन द कंडीशन, हमने सारे पॉइंटर्स की बात करी है, हमने सारे वे फॉरवर्ड की बात करी है, हमने सोल्यूशन की बात करी है, एक ऑप्टिमिस्ट जो हमारा एस्पिरेंट होने के नाते हमने हर चीज की बात करी, इस चीज को कैसे ठीक करा जा सकता है। ऑल राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। क्यों न्यूज में है, कैसे न्यूज में है, कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड है, कैसे रोक सकते हैं और आगे हमको क्या करना चाहिए। All right, this was all about right to healthy environment. I hope you got my point. Thank you so much.